बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 21 स्टडी करना है और यूएचएस का ये यूनिट नंबर 4 है और ये सेल साइकिल पर मुश्तमिल है। टॉपिक्स पहले देख लें कि यूएचएस जो है वो इस टॉपिक के अंदर हमसे डिमांड क्या कर रही है। यूएचएस वांट्स यू टू नो द सेल साइकिल एंड इट्स इवेंट, माइटोसिस और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मियोसिस क्या है और मियोटिक एरर्स क्या है। ये हमारे पास जो है वो टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको सेल साइकिल के हवाले से थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ कि सेल साइकिल होता क्या है एंड व्हाई सेल नीड्स टू डिवाइड। सेल को आखिर जरूरत क्यों पेश आती है कि सेल जो है वो डिवाइड करे। स्टार्ट में यहां से लेता हूं कि देखिए बेटा, आप पढ़ते हैं कि कोई भी सेल है उसने अपने प्रॉपर फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उसको जिंदा रहने के लिए ग्रोथ की जरूरत होती है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो डिवाइड करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ लाजमी चाहिए। दे एक्चुअली ग्रो इन देयर साइज, और साइज में ग्रो करने के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। तो ग्रो करने का मतलब क्या है, सेल की ग्रोथ होना। तो सेल तभी ग्रो होगा ना जब सेल ने डिवाइड करना है। तो हमेशा याद रखिएगा ग्रोथ के लिए जो है वो सेल डिवीजन जरूरी है। इसी तरह से आप देखते हैं कि जब कोई इंजरी होती है, इंजरी के बाद उस जगह पर क्या होना है, हीलिंग होनी है। और हीलिंग क्या है, एक्चुअली वहां पर सेल्स का ग्रो कर जाना। तो हीलिंग के लिए भी हम कहते हैं कि सेल का डिवाइड करना जरूरी है। इसी तरह से आप देखते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होती है और गैमीट्स क्या है हमारे पास, एग और स्पर्म है। मतलब एग और स्पर्म्स का बनना, ठीक है। और एग क्या है, बेसिकली सेल है। स्पर्म क्या है, सेल है हमारे पास। इसका मतलब है एग और स्पर्म जो है वो बन रहे हैं। तो वो प्रॉपर कैसे बनते हैं, वो डिवीजन की मदद से बनते हैं। तो सेल को डिवाइड करना इस वजह से भी ज़रूरी है, इस वजह से भी सेल की डिवीजन चल रही होती है, क्योंकि ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा है, हीलिंग का प्रोसेस हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रही है। तो उसके लिए जो है वो सेल्स जो है वो नए से नए बन रहे हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि सेल जो है वो प्रॉपर डिवाइड करता है। अब आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि हमारे पास ना जो सेल साइकिल होता है वो प्रॉपर जो है वो दो फेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। एक फेज को हम नाम देते हैं इंटरफेज का और एक फेज को हम नाम देते हैं एम फेज का। इंटरफेज और दूसरी फेज बेटा कौन सी है, एम फेज। इंटरफेस को अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि फर्दर कुछ सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड हुई है। इसके अंदर एक जो फेज है उसको हम नाम देते हैं G1 फेज का, एक फेज को हम नाम देते हैं S फेज और एक को हम नाम देते हैं G2 फेज का। G स्टैंड फॉर गैप, गैप 1 फेज। G स्टैंड फॉर गैप, गैप 2 फेज। S स्टैंड फॉर सिंथेसिस, S स्टैंड फॉर सिंथेसिस। तो हमारे पास एक जो फेज है उसको हम गैप 1 फेज का नाम देते हैं, एक जो फेज है उसको हम सिंथेसिस फेज का और दूसरी फेज को हम नाम देते हैं, इट इज एक्चुअली द G2 फेज। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इंटरफेज इज एक्चुअली द फेज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिविजनल फेजेस। एक ऐसी फेज जो दो कंसेक्यूटिव डिविजनल फेजेस के दरमियान मौजूद है उसको हमने इंटरफेज का नाम दिया है। इसके ड्यूरेशन भी प्रॉपर मेंशन है इन केस ऑफ द ह्यूमन सेल, उनको भी हम देखते हैं। एम फेज क्या होती है, एम फेज को हम कहते हैं ये जो है वो बेसिकली डिविजनल फेज है, माइटोटिक फेज।
divisional phase, and it is divided into two phases. One is known as the karyokinesis and other one is known as the cytokinesis. जो कैरियोकाइनेसिस है ना, उसकी फर्दर स्टेजेस है, सब स्टेजेस। एक को हम नाम देते हैं प्रोफेज का, एक को हम नाम देते हैं मेटाफेज का, एक को हम नाम देते हैं एनाफेज का, और लास्ट वाली क्या है, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको याद करने का तरीका है पी मैट फॉर्मूले से। पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और सबसे लास्ट में है साइटोकाइनेसिस। देखिए जो इंटरफेज होती है उसको ना हम मिसलीडिंगली, इट इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज। क्यों इसको रेस्टिंग फेज कहा जा रहा है? हमने कहा मिसलीडिंगली, गलती से इसको रेस्टिंग फेज कहा जा रहा है। हालांकि जो इंटरफेज है इट इज द फेज ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितना काम आगे एम फेज के अंदर होना है ना, सेल ने उसको बेसिकली ना उसके लिए खुद को प्रिपेयर कहां पर करना है, इंटरफेज के अंदर करना है। तो सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन ड्यूरिंग द इंटरफेज। अब क्यों हम इसे कहते हैं रेस्टिंग फेज है? क्योंकि इंटरफेज के दौरान ना नो अपेरेंट डिवीजन या एक्टिविटीज, डिवीजन की जगह ना एक्टिविटीज लिखना है। नो अपेरेंट एक्टिविटीज अकर इन द इंटरफेज। तो एक ऐसी फेज है जिसके अंदर ना आपको वाज़ेह तौर पे एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही होती। इस वजह से हम कहते हैं कि जो इंटरफेज है ना, इट इज एक्चुअली द फेज ऑफ नो अपेरेंट एक्टिविटीज एंड मिसलीडिंगली कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज। तो हम इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, हालांकि ये रेस्टिंग फेज है नहीं। देखें G1 फेज क्या है, S फेज क्या है, G2 फेज क्या है, और इस दौरान कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, उन तमाम को हम इधर देखते हैं। ये हमारे पास है एक सेल, एक सेल है। उस सेल के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं और किस तरीके से वो डिवाइड हुआ है। ये बेटा एक सेल है हमारे पास। इस सेल के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं और साथ ही हमने देखना है कि कौन कौन सी फेजेस है। देखिए बेटा, ये हमारे पास इसका सेंट्रल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा जो एक आपको फेज नजर आ रही है ना, उसको हम नाम देते हैं, ये है एम फेज। उसके बाद ये हमारे पास है G1 फेज, ये हमारे पास है S फेज, और ये हमारे पास है G2 फेज। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और उसके बाद हमारे पास है M फेज। और M फेज हमने पढ़ा हुआ है कि फर्दर जो है वो डिवाइडेड है सब स्टेजेस के अंदर, और वो सब स्टेजेस कौन कौन सी हैं? ये प्रो फेज है, ये मेटा फेज है, ये एना फेज है, ये टीलोफेज है, फिर साइटोकाइनेसिस है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और सबसे लास्ट में बेटा क्या है? साइटोकाइनेसिस है। तो ये हमने कहा हमारे पास कौन सी हमारे पास है? एम फेज की आगे जो फर्दर सब स्टेजेस हैं वो हमने लिख दी। देखिए G1 फेज बेसिकली क्या है? गैप 1 फेज है। G1 फेज को हम नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट माइटोटिक फेज। पोस्ट माइटोटिक फेज का भी हम नाम देते हैं किसको? G1 फेज को। क्यों हम इसको पोस्ट माइटोटिक फेज का नाम देते हैं? हम कहते हैं कि जो G1 फेज होती है ना, ये M फेज के बाद आ रही है, माइटोटिक फेज के बाद आ रही है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ना पोस्ट माइटोटिक फेज है। S फेज सिंथेसिस फेज है। G2 फेज, G2 फेज को हम कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द प्री माइटोटिक फेज। इट इज आल्सो नोन एज द
प्री माइटोटिक फेज। क्यों हमने इसको प्री माइटोटिक फेज का नाम दिया? क्योंकि ये एम फेज से पहले हो रही है। प्री का मतलब है पहले, पोस्ट का मतलब है बाद वाला। तो ये बातें एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती है। अब देखो बेटा, एस फेज के अंदर क्या होनी है? सिंथेसिस होनी है। तो G1 और G2 के बारे में एक बात और याद रख लें कि G1 फेज के अंदर वो तमाम इवेंट्स होने हैं, उन तमाम इवेंट्स की प्रिपरेशन होनी है जो एस फेज के अंदर होने जा रहे होते हैं। G2 फेज के अंदर उन तमाम इवेंट्स की प्रिपरेशन चल रही होती है जो आगे एम फेज में होने जा रहे होते हैं। तो एस फेज में क्या क्या होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशन हम देखते हैं G1 फेज के अंदर। तो हम कहते हैं G1 फेज में ना सबसे पहला जो काम होता है वो ये कि प्रोटीन सिंथेसिस। G1 फेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। कौन सी प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उन तमाम प्रोटीन्स की विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम कहते हैं कि वो तमाम प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पर सिंथेसाइज हो रही है। जितने भी एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व है वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है ना वो मैक्सिमम होती है यहाँ पर। इसके अलावा एटीपी सिंथेसिस भी यहां पर मैक्सिमम है। एटीपी सिंथेसिस के अलावा देखें बेटा और क्या हो रहा है यहां पर? एटीपी सिंथेसिस के अलावा हम कहते हैं कि रॉ मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। कौन सा रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल है वो तमाम मटेरियल जिसके अंदर हम कहते हैं पेंटोज शुगर भी आ जाती है। पेंटोज शुगर के साथ साथ जो है वो हम कहते हैं कि यहाँ पर प्लस पेंटोज शुगर के साथ साथ ना हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस भी, और नाइट्रोजनस बेसिस के साथ साथ ना हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि वो तमाम चीजें जिससे कोई न्यूक्लियोटाइड बन रहा ना वो रॉ मटेरियल भी सारा का सारा जो है वो इकट्ठा हो गया। किस फेज के अंदर? G1 फेज के अंदर। इसका मतलब है G1 फेज के अंदर ना वो तमाम चीजें रिक्वायर हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। प्रोटीन बन गए, रॉ मटेरियल आ गया, एटीपी सिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम पर हो गई। तो अगली फेज के अंदर हमारे पास अल्टीमेट सी बात है, इंडिकेशन आ गई कि क्या होना है? डीएनए रेप्लिकेशन होनी है। ठीक है, तो इस वजह से G1 फेज के अंदर वो तमाम इवेंट्स हो रहे हैं जो एस प्रिपरेशन हो रही है जो एस फेज में परफॉर्म होने जा रहे हैं। एस फेज क्या है? एस फेज को हम कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज द सिंथेसिस फेज। और एस फेज के अंदर क्या होना होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होनी है? डीएनए रेप्लिकेशन। तो एस फेज के अंदर बेसिकली क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं हुआ, ये बात मैं आपको लास्ट में समझाता हूं। डीएनए रेप्लिकेट कर गया। ठीक है, तो एस फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई। उसके बाद आ जाती है G2 फेज। जो G2 फेज है ना उसके अंदर हमारे पास वो तमाम इवेंट्स की प्रिपरेशन होनी है जो एम फेज में होने जा रहे हैं। एम फेज क्योंकि डिविजनल फेज है तो हम कहते हैं जो G2 फेज है ना इसके अंदर एक तो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आगे क्या बनना है? बेसिकली स्पिंडल फॉर्मेशन होनी है। तो जो स्पिंडल फॉर्मेशन होनी है ना तो उसके लिए हम बेसिकली कहते हैं कि स्पिंडल बनाने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इस वजह से ट्यूबुलिन प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है ना वो मैक्सिमम पर हो जाती है इन केस ऑफ द G2 फेज। साथ ही हम कहते हैं कि हमारे पास ना एटीपी की सिंथेसिस भी जो है वो भी मैक्सिमम हो गई। एक दफा फिर यहाँ एटीपी की सिंथेसिस भी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। किस फेज के अंदर? G2 फेज के अंदर। क्योंकि जब क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट एंड के ऊपर पहुंच रहे होते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है, तो उसकी मूवमेंट के लिए ना हमें एनर्जी चाहिए एटीपी की फॉर्म के अंदर। इस वजह से एटीपी की सिंथेसिस यहाँ पर मैक्सिमम है। यहाँ पर जो है माइटोटिक फेज के अंदर सेल ने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके एक सेल जो है वो 1 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 सेल जो है वो 2 से 4 के अंदर डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरीके से सारा का सारा जो है वो डिविजनल फेजेस चल रहे हैं।
अब देखिए बेटा, जो हर फेज होती है ना, उसके एंड पे आपको कुछ चेक पॉइंट्स भी मिलेंगे कि G1 फेज के अंदर उसके लास्ट पे चेक पॉइंट है, S फेज के लास्ट पे हमारे पास चेक पॉइंट होता है, इसी तरह से G2 फेज के लास्ट पे चेक पॉइंट मौजूद है। हर फेज के लास्ट पे चेक पॉइंट मौजूद होता है और चेक पॉइंट इस बात को इंश्योर करवा रहा होता है कि जो पिछली फेज है उसके अंदर जो इवेंट्स हुए हैं क्या वो ठीक भी हुए कि नहीं हुए। तो इस बात को जो है वो इंश्योर किसने करवाना होता है, इन चेक पॉइंट्स ने करवाना होता है। तो अगर अभी इवेंट्स प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं हुए तो बेसिकली क्या होता है कि वो इवेंट्स को प्रॉपर तरीकों से परफॉर्म, सेल के अंदर सिग्नलिंग मैकेनिज्म चल रहा होता है और प्रॉपर तरीकों से परफॉर्म करवाया जा रहा होता है। अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि जब एम फेज से सेल गुजर जाता है, उसकी डिवीजन हो जाती है और सेल 1 से 2 के अंदर कन्वर्ट कर गया, तो यहां पर ये हमारे पास ना 2 सेल आ गए। अगर तो ये 2 सेल जो है वो फर्दर इनकी डिवीजन चलती है, अगली स्लाइड के अंदर आपको बताता हूं कि अगर इन 2 सेल्स की प्रॉपर डिवीजन चल रही है तो उसके बाद हम कहते हैं कि ये तो इस डिवीजन के मैकेनिज्म से गुजरते जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि ये जो 2 सेल हैं इनकी प्रॉपर डिवीजन नहीं होती और प्रॉपर डिवीजन ना होने की वजह से ये किसी ऐसी फेज में चले जाते हैं जिसको हम G0 का नाम देते हैं। G0 को हम कहते हैं कि ये ना एक क्विसेंट फेज है, क्विसेंट, या फिर हम इसको रेस्टिंग फेज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रेस्टिंग फेज, या फिर हम इसे कहते हैं कि ये ना क्विसेंट फेज है। क्विसेंट फेज, या फिर हमने क्या कहा कि ये कौन सी फेज है? रेस्टिंग फेज है। अब देखें प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। कोई भी सेल डिवीजन के बाद अगर G0 फेज के अंदर चला जाता है ना, उस सेल को हम कहते हैं कि इट इज एक्चुअली द डिफरेंशिएटेड सेल। क्या नाम देते हैं हम? डिफरेंशिएटेड सेल का नाम देते हैं। प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। सेल को हमने क्या कहा? डिफरेंशिएटेड सेल का। जब कोई भी सेल है उस सेल को हम इनएक्टिव नहीं कहेंगे। G0 फेज को हम इनएक्टिव फेज कह सकते हैं, लेकिन सेल को हम इनएक्टिव नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल वो सेल हैं जो बेसिकली जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसा कि हमारी बुक के अंदर एग्जांपल लिखी हुई है, उसमें हमने पढ़ा नर्व सेल और आई लेंस सेल। ये ऐसे सेल हैं जो एक दफा G0 फेज के अंदर चले जाते हैं ना, तो उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो सेल है ना वो प्रॉपर फिर डिवाइड नहीं करते, अपना कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं G0 फेज के अंदर। लेकिन कुछ हमारे पास जो है ऐसी एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करती है, वेरी फ्यू एक्सेप्शन, जिनके अंदर हम कहते हैं कि कोई भी सेल जब एक दफा G0 में चला जाता है तो दोबारा भी वापसी डिविजनल फेजेस के अंदर आ सकता है। देखिए G0 को मैंने बाहर इस वजह से बनाया क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो है वो सेल बाहर चला गया, ये सेल जो है उस डिवीजन के प्रोसेस से बाहर निकल गया। जब सेल डिवीजन के प्रोसेस से बाहर निकल जाता है और G0 फेज के अंदर जाके एग्जिस्ट करता है तो दोबारा जो है वो उस साइकिल का हिस्सा नहीं बनता, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि नर्व सेल हैं, आई लेंस सेल हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि जब एक दफ़ा ये G0 फेज के अंदर जाते हैं ना तो उसके बाद ये वापसी आ सकते हैं। और वो तमाम सेल्स जो एक दफ़ा G0 फेज के अंदर जाने के बाद अगर वापसी आ जाते हैं ना तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। क्या हम कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन का नाम हम देते हैं। हमने क्या नाम दिया बेटा? डी डिफरेंशिएशन। और इसकी एग्जांपल मौजूद है प्लांट्स के अंदर, जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ना, वो G0 फेज रेस्टिंग फेज के अंदर जाने के बाद जो है कुछ ही अरसे बाद दोबारा जो है वो डिविजनल फेज के अंदर आ जाते हैं, तो उस सेल को हमने नाम दिया इट इज एक्चुअली द डी डिफरेंशिएशन सेल, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। और प्रोसेस को हमने कहा डी डिफरेंशिएशन है। देखें ये जो है दोबारा इस डिविजनल फेज से गुजरने के बाद, ये रेस्टिंग फेज से गुजरा इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज से गुजरने के बाद एम फेज में आया, डिवीजन हुई और डिवीजन होने के बाद दोबारा G0 फेज के अंदर चला गया।
बजाय इसके कि दोबारा उसकी डिवीजन होती, वो जी नॉट फेज के अंदर चला गया, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? रीडिफरेंशिएशन का नाम देते हैं, और सेल को रीडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। ठीक है बेटा। अब जो जी नॉट फेज, एस फेज, जी2 फेज और एम फेज है, इसका प्रॉपर ड्यूरेशन भी है इन केस ऑफ द ह्यूमन, वो आपने याद रखना है, अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि जो जी1 फेज है उसका जो ड्यूरेशन है इन केस ऑफ द ह्यूमन सेल 9 और है, एस फेज का 10 और है, जी2 फेज का 4.5 और है, और एम फेज का सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट है। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि बेसिकली ना इन फेजेस के अंदर होगा क्या। एक बात और, जो जी2 फेज हमने पढ़ी थी ना, जी2 फेज के अंदर जो सेंट्रियोल होते हैं ना, उसकी भी डुप्लीकेशन हो जाती है। सेंट्रियोल की क्या हो जाती है? डुप्लीकेशन हो जाती है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि वैल्यू ऑफ डीएनए और वैल्यू ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगी इन सारे प्रोसेस के अंदर। उसके लिए मैं एक नई स्लाइड बना लेता हूं यहीं पर। वैल्यू ऑफ डीएनए और वैल्यू ऑफ क्रोमोसोम्स हम देखते हैं। बेटा ये स्टार्ट के अंदर ना, यहां पर देखें, ये एक सेल है। सेल के अंदर मैंने आपको कहा था कि ये हमारे पास एम फेज है, ये जी1 फेज है, ये एस फेज है, वो जी2 फेज है। तो स्टार्ट में बेसिकली हमारे पास हुआ क्या, जब सेल जो है वो एक सेल है, इंटरफेस से गुजरा, तो इंटरफेस के अंदर ना हमारे पास, हम बात करते हैं डिप्लॉयड सेल की। ठीक है। डिप्लॉयड सेल के अंदर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है वो कितने हैं? 2n है। क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में याद रखिएगा, 1 क्रोमेटिड इज इक्वल टू 1 डीएनए। एक क्रोमेटिड के अंदर जो है वो एक डीएनए मौजूद है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और उस वक्त डीएनए की जो वैल्यू है वो है 2c। सी से हम डीएनए की वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ये सेल जी1 से गुजरा, तो इस वक्त अभी क्रोमोसोम्स क्या हैं? 2n है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और क्योंकि यहाँ पे कोई डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हुई, तो इस वजह से हम कहेंगे कि जो वैल्यू ऑफ डीएनए है ना वो भी 2c है। लेकिन जैसे ये एस फेज से गुजरता है, तो यहाँ पे डीएनए की वैल्यू जो है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। आफ्टर द एस फेज यहाँ पर जो हमारे पास सेल होगा उसके अंदर क्रोमोसोम 2n, लेकिन जो डीएनए है वो 4c हो जाएगा। जी2 फेज के अंदर भी ऐसे है, 2m 4c। लेकिन जैसे ही एम फेज से गुजरेगा और सेल 1 से 2 के अंदर डिवाइड करेगा, तो उस वक्त बेसिकली क्या होगी, यहाँ पर क्योंकि माइटोसिस जो है वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंश्योर करवाती है, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इधर, 2c इधर और 2c इधर। तो इस तरह से ये एक सेल, ये दूसरा सेल। यहाँ पर क्या था? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड वैल्यू ऑफ द डीएनए 4c थी, तो वो यहाँ पे आके डिवाइड हो गई है। तो इस तरह से वो सारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो मैंने आपको बताया कि 1 क्रोमेटिड इज इक्वल टू द 1 डीएनए। अब प्रॉपर हम अपनी पीपीटी स्लाइड्स पे चलते हैं, जो पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स मैंने बनाई हैं। तो इसमें बेटा हमारे पास जो है वो स्टार्ट से ही साथ साथ आपको कुछ एमसीक्यूज भी बताता रहता हूँ कि यूएचएस में कैसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। कि जो सेल साइकिल है इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड्स हैं। इसके अंदर बेटा एक हमारे पास इंक्लूड है सेल ग्रोथ का, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, और साथ में सेल डिवीजन का। ये 3 प्रोसेस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। मैंने लिखा हुआ कि जो सेल साइकिल है उसके अंदर 2 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी? एक इंटरफेज है और दूसरी फेज को हम क्या नाम देते हैं? माइटोटिक फेज का नाम देते हैं। एक इंटरफेज है, दूसरी माइटोटिक फेज है। इंटरफेज क्या है? बिटवीन द 2 कंसेक्टिव डिविजनल फेजेस को हम इंटरफेज का नाम देते हैं, एंड इट इज मिसलीडिंगली कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज। ठीक है। और साथ ही हम कहते हैं कि ये बेसिकली ना ग्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की फेज होती है, लेकिन नो अपेरेंट एक्टिविटीज हो रही होती हैं। इस वजह से हम इसको मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज का नाम दे देते हैं। जो इंटरफेज है इसके अंदर G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है।
और जो माइटोटिक फेज है इसके अंदर हम कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस है। और जो कैरियोकाइनेसिस है उसके अंदर फर्दर 4 सब स्टेजेस है, उसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है, ये 4 सब स्टेजेस है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे पास G1 फेज, S फेज, G2 फेज है, इसके अंदर हो क्या रहा है और G0 फेज क्या है, मैंने आपको बड़ी डिटेल से बता दिया। G1 फेज के अंदर वो तमाम इवेंट्स की प्रिपरेशन होनी है जो S फेज में होने जा रहे हैं। S फेज के अंदर डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। G2 फेज के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस और साथ में हमारे पास सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन हो रही है। उसके बाद M फेज है, क्रोमोसोम्स का जो नंबर है इन केस ऑफ द माइटोसिस वो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंश्योर हो रहे हैं। G1 फेज को हम पोस्ट माइटोटिक फेज का नाम भी देते हैं और सेल जो है G1 फेज के अंदर ग्रो इन साइज, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ रही है और साथ में रॉ मटेरियल जो है वो भी इकट्ठे हो रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। G0 फेज है वो कुछ दिन के लिए भी हो सकती है, वीक के लिए भी हो सकती है, इवन लाइफ टाइम भी हो सकती है। लाइफ टाइम के एग्जांपल के हमारी बुक में नर्व सेल्स हैं और आई लेंस सेल्स हैं, ठीक है। और इस G0 फेज के अंदर नो फर्दर डिवीजन, लेकिन सम टाइम जो है वो सेल वापसी भी आ जाता है, जो मैंने आपको कहा कि वो डी डिफरेंशिएटेड सेल होगा। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस हुई और G2 फेज के अंदर हम कहते हैं कि ये प्री माइटोटिक फेज है, प्रिपरेशन फॉर द डिवीजन होती है, एटीपी सिंथेसिस हो रही है और साथ में हमारे पास जो है माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स बन रहे हैं। माइटोटिक फेज है, इट इज द फेज ऑफ डिवीजन। उसके बाद है हमारे पास बेटा माइटोसिस। माइटोसिस हमारे पास एक ऐसी फेज है जिसके अंदर हम कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंश्योर होते हैं एज दैट ऑफ द पेरेंट। और अकरिंग किस किस के अंदर माइटोसिस हो रही है, हैप्लॉइड सेल के अंदर भी होती है, डिप्लॉइड सेल्स के अंदर भी होती है, ये मेजर डिफरेंस है। माइटोसिस हैप्लॉइड में भी हो सकती है, डिप्लॉइड में भी हो सकती है। मियोसिस याद रखिएगा क्योंकि रिडक्शन डिवीजन होती है हमेशा डिप्लॉइड सेल के अंदर होगी। फेजेस कौन कौन सी है इसके अंदर, 2 फेजेस हैं। एक को हम कैरियोकाइनेसिस जिसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, और दूसरे को हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये 2 फेजेस इंक्लूड हैं किसके अंदर, सेल माइटोसिस के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस क्या है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर ना हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्या हो रही है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गए थे। कब डुप्लीकेट हो गए थे, G2 फेज के अंदर डुप्लीकेट हो गए थे, बट दे आर स्टिल प्रेजेंट ऑन द सेम सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज एक्चुअली द एरिया इन विच द सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, तो वो सेंट्रोसोम है। सेंट्रियोल सेपरेटेड इन द माइटोटिक ऑपरेटस, तो हम कहते हैं कि अर्ली इन द माइटोटिक फेज, प्रोफेज के स्टार्ट में अर्ली प्रोफेज को हम नाम देते हैं। तो उस वक्त बेसिकली क्या होता है, सेंट्रियोल्स जो अपोजिट पोल के ऊपर शिफ्ट होकर बाइपोलैरिटी बना देते हैं, 2 पोल्स बना देते हैं, बाइपोल्स इसको हम कहते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर 2 पोल बन गए, एक ऊपर एक नीचे बन गए, बाइपोलैरिटी का हम नाम दे रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन और ट्रेसेस ऑफ आरएनए है एंड 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए हैं। उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। माइटोटिक ऑपरेटस क्या होता है, माइटोटिक ऑपरेटस के अंदर हम कहते हैं एस्टर फाइबर और स्पिंडल फाइबर्स है। स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास जो है पोलर फाइबर्स और काइनेटोकोर फाइबर्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये स्पिंडल फाइबर्स है। एस्टर फाइबर का रोल क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स का रोल क्या होता है, वो हम उन्हें देखते हैं। पहले आप देखें कि जो माइटोटिक ऑपरेटस प्लांट और एनिमल सेल के अंदर होता है ना, उन दोनों का डिफरेंस क्या है। सेंट्रियोल एनिमल्स के अंदर मौजूद है, प्लांट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। एस्टर फाइबर्स प्रेजेंट हैं इन केस ऑफ द एनिमल सेल व्हाइल इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ द प्लांट सेल। स्पिंडल दोनों के अंदर मौजूद है। अगर सेंट्रियोल्स नहीं है तो प्लांट के अंदर फिर स्पिंडल फॉर्मेशन कैसे होगी, तो हम कहते हैं प्रॉपर स्पिंडल ऑर्गेनाइजिंग रीजन मौजूद होता है इन केस ऑफ द प्लांट सेल, और वहीं से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अराइज हो रहे होते हैं प्लांट के केस में। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरह से, आप देखें यहाँ पे आगे ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल पड़े हुए हैं, दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, ये बात भी याद रखिएगा। एक पोल ये बन चुका है, एक पोल ये बन चुका है। ये जो आपको छोटे छोटे फाइबर्स यहाँ से इरेडिएट होते हुए नजर आ रहे हैं ना, इनको हम एस्टर फाइबर का नाम देते हैं। ये साइटोकाइनेसिस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। कुछ हमारे पास फाइबर्स ऐसे होते हैं जो एक पोल से अराइज होते हैं और दूसरे पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं, दे डू नॉट इंटरडिजिटेट विद द क्रोमोसोम,
यानी कि क्रोमोसोम्स के साथ कहीं नहीं अटैच हो रहे, एक पोल से शुरू होंगे दूसरे पोल्स की तरफ जाएंगे और इनको हम नाम देते हैं, ये लिखा हुआ है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली जो है हम कहते हैं कि सेंट्रियोल से अराइज हुए और क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर रीजन के ऊपर जाकर अटैच होते हैं, इनको हम काइनेटोकोर फाइबर्स का नाम दे रहे होते हैं। काइनेटोकोर इज दैट पर्टिकुलर रीजन ऑन विच द काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच। तो ये काइनेटोकोर रीजन भी दिखाया हुआ है, ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल दिखाया हुआ है, ये माइटोटिक सेंटर दिखाया हुआ है। तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि माइटोटिक ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होता है, एस्टर्स प्लस स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स में हमारे पास काइनेटोकोर फाइबर्स भी आ जाएंगे, पोलर फाइबर्स भी आ जाएंगे। तो वो जो सारा उनका एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है ना, उसको हम नाम देते हैं कि ये एक माइटोटिक ऑपरेटर्स है। अब आ जाए बेटा हमारे पास ना प्रॉपर कैरियोकाइनेसिस के अंदर। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देखिए जब हमारे पास ना अभी सेल जो है वो डिवाइडिंग फेज के अंदर है, जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर था ना, तो जो क्रोमेटिन मटेरियल था इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जैसे सेल डिवाइड करना शुरू होता है ना, तो डीएनए की प्रॉपर कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द क्रोमोसोम्स। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोफेज है इन केस ऑफ द माइटोसिस, लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द इंटरफेज क्रोमोसोम्स इनविजिबल, नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते? क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म के अंदर मौजूद है। जैसे प्रोफेज की बिगनिंग हुई उस वक्त क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल शुरू हो गई और क्रोमेटिन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स फिर आपको नजर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, बाकी क्या आपको प्रोसेस नजर आएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाइट डिसअपीयर हो जाता है प्रोफेज के अंदर। आपको प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस और प्रोफेज ऑफ द मियोसिस का डिफरेंस भी बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम माइटोसिस देख रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाइट भी प्रॉपर जो है वो डिसअपीयर हो जाता है इन केस ऑफ द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोटिक ऑपरेटर्स जो है वो ऑर्गेनाइज हो गए, साइटोप्लाज्म ज्यादा विस्कस हो गया क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो ज्यादा विस्कस हो जाता है। तो प्रोफेज जो है हम बेसिकली बताते हैं ना, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है जो कि एक्चुअली सेपरेट करवा रही होती है न्यूक्लियर मटेरियल को फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, उसने डिसअपीयर हो जाना है। न्यूक्लियोलाइट भी डिसअपीयर हो गया, इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल होगा सारा का सारा साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो जो साइटोप्लाज्म है ना, ये ज्यादा विस्कस होना, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल था आहिस्ता आहिस्ता वो कंडेंस होगा और किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, क्रोमोसोम्स की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो ये जो सारा का सारा है ना, ये हम कहते हैं कि ये प्रोफेज है। मेटाफेज क्या है? मेटाफेज जो है हम मेटाफेज प्लेट से टर्म डिराइव हुई है, इसका मतलब है सेंटर के अंदर तो जो क्रोमोसोम्स जो है वो मौजूद थे उस वक्त, वो अब बेसिकली क्या होंगे, एक सेंटर के अंदर इक्वेटोरियल रीजन के अंदर जो सेल का एक सेंटर बन रहा है वहां पर आहिस्ता आहिस्ता ओरिएंट होना, अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स विद द सिस्टर क्रोमेटिड्स, देखें ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। ये जो पहला मैंने बनाया है ना, ये है बिफोर एस फेस, ये है आफ्टर एस फेस। एस फेज के बाद जो क्रोमोसोम होता है इस फॉर्म के अंदर आ जाता है, उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है क्रोमोसोम विद द सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच एट द सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हुए हुए हैं। काइनेटोकोर, स्पेशल एरिया ऑफ द प्रोटीन्स प्लस बेस अरेंजमेंट। काइनेटोकोर क्या है? यहाँ पर काइनेटोकोर फाइबर्स भी मौजूद है, काइनेटोकोर एरिया भी मौजूद है, जहां से बेसिकली जहां पे आके काइनेटोकोर फाइबर्स ने अटैच होना है। इस मेटाफेज के दौरान होना क्या है, अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर यानी इक्वेटोरियल या मेटाफेज प्लेट के ऊपर जाकर अरेंज हो जाने।
अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, इनके साथ जो है वो आके काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच हुए हैं एंड वन फ्रॉम द ईच पोल। देखें ये एक है, एक क्रोमोसोम के साथ दो फाइबर्स अटैच हुए हैं, एक ऊपर वाले पोल से आ रहा है, एक नीचे वाले पोल से। ये एक ऊपर वाले नीचे वाले पोल से, एक ऊपर वाले से, इसी तरह से ये बाकी भी अरेंज हुए हुए। तो इस तरह से काइनेटोकोर फाइबर्स भी आ गए हैं। मेटाफेज प्लेट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अटैचमेंट ऑफ द काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम द ईच पोल हो गया, और क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट मेटाफेज प्लेट पे जाके अरेंज हो गए। जो एनाफेज होती है ना, इसे हम कहते हैं कि मोस्ट क्रिटिकल फेज है। आपको यहाँ डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू द रेस्पेक्टिव पोल्स। मोस्ट क्रिटिकल फेज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रही है, काइनेटोकोर फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पोलर फाइबर इलोंगेट कर देते हैं, जिसकी वजह से शिफ्टिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स टू द रेस्पेक्टिव पोल होती है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रोमेयर। देखें, एक जो क्रोमेटिड है ऊपर चला गया, एक क्रोमेटिड जो है वो नीचे आ गया। तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, हाफ सिस्टर क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स द ईच पोल। एनाफेज जो है वो सबसे क्रिटिकल फेज है, क्योंकि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है तो इसी को हम मियोटिक एरर्स का नाम दे रहे होते हैं। टीलोफेज, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस टू अनफोल्डेड। क्रोमोसोम्स जो है वो डीकंडेंस होना, मतलब टीलोफेज को हम कहते हैं रिवर्स ऑफ द प्रोफेज है। वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है, यहाँ पर अपेयर हो जाती है। वहां पर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हुई, यहाँ पर डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही है। माइटोटिक ऑपरेटर्स डिसऑर्गेनाइज हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाइड D3 को ऑर्गेनाइज हो गए हैं, रिजल्टिंग द टू न्यूक्लियाई एट ईच पोल ऑफ द सेल। देखें, ये एक सेल है, यहाँ पर एक न्यूक्लियाई बन जाता है, यहाँ पर एक न्यूक्लियाई बन जाता है। अब बेसिकली क्या होनी है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होनी है, और एक सेल दो सेल के अंदर प्रॉपर डिवाइड हो जाना है। तो ये हमारे पास जो है वो रेस्पेक्टिव पोल्स के ऊपर क्रोमोसोम्स पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर डीकंडेंसेशन हो रही है और साथ में न्यूक्लियर एनवेलप भी अपेयर हो रहा है। ये आपको न्यूक्लियर एनवेलप नजर आ रहा है, और अंदर आपको हमारे जो नजर आ रहा है वो वापसी डीकंडेंसेशन है। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट के अंदर डिफरेंट होती है। रीजन क्या है, एस्टर फाइबर्स की मौजूदगी और गैर मौजूदगी। तो इन केस ऑफ द एनिमल सेल ड्यूरिंग द लेट टीलोफेज, यानी कि टीलोफेज के बिल्कुल इख्तिताम के ऊपर, माइक्रोट्यूब्यूल सेंड सिग्नल्स। क्या सिग्नल भेज रहे हैं, एक्टिन और मायोसिन की फॉर्मेशन हुई, और वो जो है एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाना शुरू हो गए इन द सेंटर ऑफ द सेल। वो जो सेंटर ऑफ द सेल में फ्रोज बनी है ना, ये वाली फ्रोज, ये वाली, इनको हम नाम देते हैं क्लीवेज फ्रोज का। वो मजीद डीपन्स होना शुरू हो जाती हैं एक दूसरे की तरफ, और अल्टीमेटली क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं पेरेंट सेल को इनटू द टू डॉटर सेल्स। तो ये हमारे पास है, हमारे पास जो है वो माइक्रो एस्टर फाइबर्स बेसिकली सिग्नल्स सेंड कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना सेंटर ऑफ द सेल में, और सेल 1 से 2 के अंदर डिवाइड हो गया, इसको हम साइटोकाइनेसिस का नाम दे रहे हैं। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं है, एनालोगस रीजन मौजूद है जहां से स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि शेप डज नॉट चेंज ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। अब इसके अंदर बेसिकली होना क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट बनना है, और ये फ्रेगमोप्लास्ट याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है और ड्यूरिंग द मेटाफेज बनाता है। बड़ा वाज़ेह डिफरेंस है। वहां पर एस्टर फाइबर्स ने लेट टीलोफेज में सिग्नल भेजे, और यहाँ पर जो हमारे पास फ्रेगमोप्लास्ट है वो मेटाफेज में बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद यही जो वेजिकल्स आते हैं ना, गोल्जी से आहिस्ता आहिस्ता फ्यूज होते हैं, और टीलोफेज के बिल्कुल एंड पे जाके ये फ्रेगमोप्लास्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होना है, यही जो फ्रेगमोप्लास्ट है ना, इसे हम कहते हैं कि ये डॉटर सेल्स की इन फ्यूचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही होती है, और साथ ही हम कहते हैं कंटेन मटेरियल फॉर द फ्यूचर सेल वॉल। तो ये देखेंगे बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो मटेरियल वेजिकल्स जो है वो आके इकट्ठे हुए, वेजिकल्स फ्यूज हुए, एक वॉल बन गई, और फिर हमने कहा कि इसने बेसिकली क्या बना दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ मटेरियल इसके पास सेल वॉल का भी था, और बाहर जो है वो एक सेल वॉल भी आ गई, दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है। तो इस तरह से प्लांट और एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस हो रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस से पहले देखें, इन केस ऑफ द माइटोसिस देखेंगे एक सेल है, एक सेल ने क्या किया, 46 इसके पास क्रोमोसोम से डिप्लॉयड सेल था।
डिप्लॉयड सेल से जब डॉटर सेल बनेंगे ना, तो यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और यहाँ पे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंश्योर होंगे। कैसे होंगे? देखिए, मेरे पास एक पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन है, मैं वो पेज की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं उसको दरमियान से फाड़ के आधी इंफॉर्मेशन उसको दे दूं और आधी किसी दूसरे बच्चे को दे दूं। तो इसका मतलब है आगे जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो हाफ हाफ जाएगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसे गई? हाफ हाफ गई। तो इस चीज को प्रॉपर इंश्योर करवाने के लिए, प्रॉपर रेगुलेट मेंटेन करवाने के लिए ना एस फेज मौजूद है, जिसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुई थी। और उस रेप्लिकेशन की वजह से हम कहते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो आगे इंश्योर हुए और इक्वल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आगे ट्रेवल हुई। तो इस वजह से हम कहते हैं कि एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए चल रही होती है। हम देखते हैं बेटा इंपॉर्टेंस क्या होती है माइटोसिस की। इस इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर जो है वो माइटोसिस हो रही है। वो सारा कुछ जो है वो इसी के अंदर आएगा। देखिए, हेरिडिटरी मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, साथ में जेनेटिक इंफॉर्मेशन अनचेंज रहती है इन केस ऑफ द माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर न्यू वेरिएशंस नहीं आती। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस के एग्जांपल में है, ग्रोथ हो गए, क्लोनिंग टिश्यू कल्चर माइटोसिस में आता है, रीजनरेशन, हीलिंग ऑफ वाउंड्स एंड रिन्यूड ऑफ द ओल्ड सेल्स, ये सारा जो है वो माइटोसिस के अंदर आता है। तो ये बेटा हमारी प्रेजेंटेशन का हिस्सा था जिसके अंदर हमने माइटोसिस को देखा, माइटोसिस के साथ साथ हमने इंटरफेस को देखा। तो आज के लेक्चर में हमने बेटा सिर्फ इतना ही पढ़ना था। जो कैंसर है वो आपके यूएचएस के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इस वजह से जो है वो मैं नहीं पढ़ा रहा। तो यहाँ तक जो है आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं। आगे हमने जो है वो मियोसिस को देखना है। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना बेटा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।